Good morning, my dear students. Myself, Karan Singh, IIT BEd, CSIR NET, EIR 40. You are once again most welcome in our channel Chemical Group. My dear students, इससे पहले क्लास 10th का मैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हैं। और उसके अलावा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस भी मैंने कंप्लीट कर दिया है इसी चैनल पर, उसको भी आप देख लीजिए। इसके बाद अभी मैंने क्लास 10th का ही चैप्टर 1 फिजिक्स लिया है। फिजिक्स में फर्स्ट आपका चैप्टर लिया है और जो है इलेक्ट्रिसिटी, और फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में हमने पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया। दिस इज द पार्ट नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग पार्ट 2 इसका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पार्ट 2 में मतलब है क्या क्या कह रहा है इसमें। तो सबसे पहले लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब हुआ ए कंप्लीट एंड ए कंटिन्यूअस एंड ए क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे हमने कहा कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, जब कोई करंट फ्लो हो रहा है तो एक कंप्लीट सर्किट जब बन जाता है। कंटिन्यूअस एंड द क्लोज्ड पाथ, क्लोज अगर होगा तभी हम उसको क्या कहेंगे, सर्किट कहेंगे। तो वही मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूं, ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ, ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, a continuous and closed path of an electric current, continuous and closed path of electric current, continuous and closed path of electric current is called electric circuit। क्लियर है? तो क्या समझे कि continuous and closed path of an electric current is called electric circuit। अब मैंने कुछ डायग्राम्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, इनको समझ लेंगे क्योंकि फिजिक्स को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक डायग्राम्स यहाँ जो मैंने बनाए तो ये इसमें आपको जानने जरूरी हैं और मोस्ट ऑफ आपको इसमें इंफॉर्मेशन होगी। तो मैं जल्दी से देता हूँ। जो फर्स्ट है, दिस इज द माइनस टर्मिनल एंड दिस इज द प्लस पॉजिटिव टर्मिनल। एक केवल पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, अगर आपके ओनली पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल एक सिंगल है तो इसको हम लोग बोल देते हैं सेल, इसका नाम होता है सेल। इसके बाद हम बात करते हैं इसी तरह से, अगर इस एक से ज्यादा ये टर्मिनल हो जाए, प्लस माइनस का एक पेयर होगा, तो कहने का मतलब है कि इससे बन जाती बैटरी। तो बहुत सारी सेल्स को जब आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उससे क्या बनती है, बैटरी बनती है। क्लियर है? तो ये आपकी क्या हो गई, बैटरी। बैटरी का मतलब अगर पूछा जाए कि बैटरी क्या है तो हम कह सकते हैं बैटरी इज दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू और मोर देन टू सेल्स। दो या दो से अधिक सेल्स आपस में कंबाइंड कर दी जाती है तो वहां से बनती है बैटरी। ये क्या है, ये सिंपली वायर है, ठीक है, कनेक्टिंग वायर इसको बोल सकते हैं। दिस इज, ये हमारा वायर जॉइंट है, दिस इज द वायर जॉइंट। यहां से क्या होता है, किसी वायर को एक दूसरे में जब जॉइंट करते हैं ना तो वायर जॉइंट कहलाता है। ये क्या है, ये क्रॉसिंग ऑफ वायर, दिस इज द क्रॉसिंग ऑफ वायर। वायर क्रॉस करता है विदाउट जॉइंट, विदाउट जॉइंट, यानी कि यहाँ पर कोई जॉइंट वगैरह नहीं है कि दो वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। जैसे एक वायर यहाँ से निकल गया, इसी के ऊपर से एक और निकल गया, लेकिन आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसको हम बोल देते हैं सिंपली ये, इस तरह सिंबल करते हैं। ये क्या होता है, इसका नाम होता है बेटा रजिस्टर, इसको बोलते हैं रजिस्टर। या फिर जो रजिस्टर होता है और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड। ठीक है, इस रजिस्टर का इट हैव फिक्स्ड रेजिस्टेंस, इस रजिस्टर का फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं रजिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस फिक्स्ड होता है। ये क्या होता है, अब यहां पर ये होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको वैसे बोलते हैं हम रियोस्टेट हैं, रियोस्टेट इसको बोलते हैं। और जो रियोस्टेट होता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरिएबल होता है। रियोस्टेट एक बॉक्स टाइप का होता है और उस रियोस्टेट आप देखेंगे कभी आप जब भी अपने लैब वगैरह में अगर जाएं तो वहां देखना फिजिक्स लैब में रियोस्टेट रखा होता है, बहुत सारे उसमें पॉइंट टाइप के फंसे होते हैं। तो वो रियोस्टेट जो है उसका हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। तो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस कैसा होता है, वेरिएबल होता है।
तो हम कहेंगे कि इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, वेरिएबल, चेंज हो सकता है, जितना चाहे उतना चेंज कर सकते हैं। ये क्या है, दिस इज द एमीटर, ये आपका एमीटर है, और एमीटर दिस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट। एमीटर का यूज जो है करंट को मेजर करने में किया जाता है। दिस इज द वोल्टमीटर, ये हमारा वोल्टमीटर है, और वोल्टमीटर का जो यूज है, दिस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस और द वोल्टेज। ये इसका सिंबल भी हो सकता है। दिस इज द गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर क्या है, दिस इज जनरली जो लैब्स में मिल जाएगा, और ये जनरली डिफ्लेक्शन को चेक आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कोई में डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है किसी सर्किट में, उस तरह से इसको चेक आउट करती है। इसके बाद देखो मैं बात कर लेता हूं मैं एक सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या है? सर्किट डायग्राम का मतलब होता है, हम कहेंगे कि एक ऐसा डायग्राम, तो इस तरह मैं डिफाइन कर देता हूं कि ए डायग्राम विच इंडिकेट दैट हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिंबल्स इन ए सर्किट। किसी सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं वो किस तरह से कनेक्ट हैं, उसी की रिप्रेजेंटेशन को सर्किट डायग्राम बोलते हैं। तो हम कहेंगे सर्किट डायग्राम क्या है, इट रिप्रेजेंट हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स, it represent how different components are connected, how different components are connected by using electrical symbols, in a circuit. By using electrical symbols in a circuit is known as circuit diagram. इसको हम लोग जो है सर्किट डायग्राम कहते हैं। अंडरस्टैंड? मींस सर्किट डायग्राम क्या है? ए डायग्राम which represent how different components are connected by using electrical symbols in a circuit diagram, in a circuit. अब देखो ये क्या है, सेल। यहाँ पर आप बैटरी भी यूज कर सकते हैं। आपका जो बैटरी है, ये स्विच है, ये आपके किसमें रहेंगे, दोनों ही आपके हमेशा आप देखेंगे तो एक सीरीज में रहेंगे। इसी तरह से ये आपका क्या है, रजिस्टर है, ठीक है। ये आपका लगा हुआ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर हमेशा जो है इसके जब इसका वोल्टमीटर का यूज करते हैं तो रजिस्टर के पैरेलल में आता है। ये आपका क्या है, एमीटर है, इसका हमने बता ही दिया, एमीटर करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और वोल्टमीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं इसके बाद, ओम्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्लास 10। तो यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ, ओम्स लॉ। चलो मैं यहाँ इसमें कर देता हूँ, क्या है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो इसको नोट कर लेना, ओम्स लॉ को, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बता देता हूँ क्या है कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature, current flowing through a conductor, at constant temperature, current flowing at the constant temperature, current flowing through a conductor, current flowing through a conductor is directly proportional, is directly proportional to, is directly proportional to potential difference, directly proportional to potential difference, potential difference across its ends, across its ends, जो यानी कि जो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मींस हम कहेंगे एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। बहुत ही आसान सी और सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एड्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस V से रिप्रेजेंट करते हैं।
सीधी सी बात हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां लिख देंगे क्या कि कांस्टेंट टेम्परेचर, T जो है वो कांस्टेंट है। तो अब आप जानते हैं जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई सिंबल लगाते हैं, तो यहां से हमने सिंबल लगा दिया R, R इज द कांस्टेंट। R यहाँ पर क्या है, R एक कांस्टेंट टर्म है और ये एक्चुअली कांस्टेंट है क्या है, दिस इज द रेजिस्टेंस, ये कांस्टेंट जो है आपका रेजिस्टेंस होता है R। ओके, और आपको बता दें कि जो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है दैट इज ओम। जो रेजिस्टेंस है इसकी हम कहेंगे कि ऐसा यूनिट जो होगी, ऐसा यूनिट इज ओम। ओम लिख देते हैं या फिर ओम को लिख दो डायरेक्टली, या फिर ओम का सिंबल होता है, आप इसका सिंबल भी बना सकते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। तो ये हमारा था, ये हो गया, बस इतना सा ही ओम्स लॉ है और कुछ नहीं करना खास, बस याद रखना है कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, और यहां से हो जाएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल टू IR। तो I की यूनिट जानते हैं, करंट होता है एम्पियर होती है यूनिट, और रेजिस्टेंस का आपका क्या होता है, ओम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट यहाँ पर वोल्ट होती है। और अगर मैं यहाँ से कहूँ कि प्लॉट बिटवीन I एंड V, I एंड V के बीच में प्लॉट बिटवीन I एंड V, I एंड V के बीच का अगर मैं प्लॉट ड्रा करूं तो कैसा बनेगा, तो यहां से हम देख लेते हैं I एंड V के बीच का प्लॉट ड्रा करेंगे, I आपका y एक्सिस पे जाएगा और V आपका x एक्सिस पे जाएगा। तो देख लो यहां से I और V के बीच का कभी आपसे प्लॉट पूछा जाए एग्जाम में, तो सीधी सी बात है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों इक्वल वेरी करते हैं, दैट इज हम कहेंगे कि ये कैसा आएगा, ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन प्लॉट यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो इसके बाद देखो मैं देख लूँ कि वीडियो चल रहा है, यस कंटिन्यू। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेता हूँ और वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, तो मैं हेडिंग डाल देता हूं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले मेनली यहाँ पर 4 फैक्टर्स होते हैं, मैं आपको बता दूं। फर्स्ट हमारा होता है नेचर ऑफ द मटेरियल वो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, आयरन का बना है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, तो वो मटेरियल की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो इस तरह से हम कहेंगे जैसे कॉपर है तो बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन आयरन है तो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, ठीक है। और अदर मेटल लेंगे तो वो भी उतना अच्छा हम कह सकते कंडक्टर नहीं है, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, ये तो बेस्ट कंडक्टर है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये अपनी किसी भी मैटर की, किसी एलिमेंट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मींस मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, और दूसरा हम कहेंगे कि टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। और टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करने का मतलब हम कहेंगे कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इन ए प्योर मेटेलिक कंडक्टर। अगर प्योर मेटल का कोई कंडक्टर है तो वहां पर टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। तो यहाँ लिख देंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसके लिए ये फॉर प्योर मेटेलिक कंडक्टर्स, फॉर प्योर मेटेलिक कंडक्टर्स, प्योर मेटेलिक कंडक्टर्स में मैं बात कर रहा हूं। अब मैं तीसरी बात करता हूं, थर्ड वन इज द लेंथ, ठीक है।
लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ। तो रेजिस्टेंस जो है हम कहेंगे कि आर दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। जिस वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी तो वहां पर रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का मतलब यहाँ पर है उस वायर की मोटाई कितनी है, वायर कितना मोटा है कितना पतला है। तो आर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम देख लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की इनवर्सली मतलब, इनवर्सली का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि किसी भी वायर में जितना ज्यादा मोटा वायर होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, पतला वायर होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यानी कि हमारे लिए क्या होता है, करंट फ्लो कराने के लिए वायर जितना ज्यादा मोटा हो, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितनी ज्यादा हो वो उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बाद। अब मैंने यहाँ से देखो दोनों पॉइंट को लिया, इक्वेशन बनाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन से मैंने देखा तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और मैंने पहले बताया, फिर से बता दूं, जब कभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं, उस केस में हम जो है प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। वे वर्ड का रो, रो यहाँ पर क्या है, रेजिस्टिविटी है, रो इज द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। वैसे तो ये कांस्टेंट है, क्या है ये कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट है क्या, रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट। यहां से एक चीज और निकाल सकते हैं, अगर हम कहें रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। और क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में आपसे रो पूछ दिया जाता है, ये पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, यहां से लिख देंगे आप कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट क्या होगी, रेजिस्टिविटी। देखो बहुत ही आसान तरीका है, चाहो तो रट लो, याद कर लो, या फिर आप समझ लो। मैं आपको बता दूं, चलो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। आप चाहो तो उसको याद कर लो, याद नहीं रहता है डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, एक नंबर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ दिया जाता है। यहां से क्या करें, लिख लो आप रो, क्या लिखेंगे, रो। अब रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, बोलो, ओम, ओम होती है रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया की तो एसआई यूनिट पड़ी है मीटर स्क्वायर होती है, तो एरिया की एसआई यूनिट हम लिख दी यहाँ पर मीटर स्क्वायर। और एल, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है। तो देखो रो इक्वल टू क्या निकल के आएगा, यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर केवल मीटर है, तो मीटर से मीटर कैंसिल, एक मीटर ऊपर बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा ओम मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज द ओम मीटर। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैं इतना ही रखता हूँ, और बहुत ही जल्दी कल ही मैं इसका पार्ट 3 भी अपलोड कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको लग रहा हो कि समझ में आ रहा है, और वैसे तो आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो आप एक बार फिर से हमारे इस चैनल को, केमिकल गुरु को लाइक करें, और आप कंटिन्यूसली अगर वास्तव में प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।